नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है किरदार जिंदगी के साथ। दोस्तों, मैंने अपना वादा पूरा किया है। बुधवार शाम 7 बजे उपस्थित हूँ एक नए किरदार के साथ। हमेशा से यही कोशिश रहती है कि एक नई शख्सियत से आपको मिलवाऊं, और आज एक बहुत ही खास शख्सियत से मिलवाने आई हूँ, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वही उनकी पहचान है। जी हाँ, मैं एक ऐसे व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ जो जिनको आपने काफ़ी सुना होगा दूरदर्शन पर, आकाशवाणी में। बेमिसाल उद्घोषक। शायद उनको सुन सुन के हमने प्रेरणा पाई है। उनको सुन सुन के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्रेरणा पाई और जो इस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, हमारे आपके जैसे। बहनों और भाइयों, बिल्कुल यही उनका अंदाज रहा है, और बहुत आनंद आपको आने वाला है, क्योंकि हम हमेशा एक नायाब तोहफा आपके लिए लेकर आते हैं। मैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी की बात कर रही हूँ, जो कि गज़लकार तो हैं ही, लेखक तो हैं ही, साथ ही बेहतरीन आवाज़ के धनी हैं। और गज़लकार तो वो बाद में बने, लेकिन एक बेहतरीन उद्घोषक हमेशा से रहे हैं। अगर मैं उनका परिचय दूँ, तो आपने अपना सर्वस्व जीवन, मुझे लगता है, अपनी आवाज़ को बुलंदी पर पहुँचाने में लगा दिया है। और आप रेलवे से रिटायर्ड हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट के नाम से आप प्रख्यात हैं। आपने बीए किया है, विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है आपने। उत्तर रेलवे से वरिष्ठ अनुभाग विद्युत अभियंता के पद से आपने सेवानिवृत्ति प्राप्त की है, और अब मंचों पर सक्रिय हैं। और दिल्ली दूरदर्शन, आकाशवाणी में आपकी आवाज़ ने एक अलग मुकाम हासिल किया है। साथ ही आपने सुना होगा गुमशुदा बच्चों की जो जानकारियाँ दी जाती थी दूरदर्शन पर, आपकी आवाज़ के सहारे ही ये कार्यक्रम बुलंदी पर चलता था। साथ ही शताब्दी रेल में भी आपकी आवाज़ है। तो जब मेट्रो शुरू हुआ था, उसमें भी जो डमी आवाज़ थी, जो पहली आवाज़ थी, वो आपकी थी। तो ये कहते हैं ना कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, अगर याद रहे। तो आज हम उन्हीं के उनको हम सलाम करने आए हैं, उनकी आवाज़ को हम नमन करने आए हैं, क्योंकि हमें याद है आपकी बहुत मधुर आवाज़ है। बहुत सारी साहित्यिक उपलब्धियां आपकी हैं। साथ ही गज़ल संग्रह आपकी आ चुकी है 2024 में, सोच में आसमान। ये बहुत खूबसूरत गज़ल की किताब है। आप चाहें तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे सम्मानों से आप सम्मानित हैं। गज केसरी साहित्य सम्मान, साहित्य सुधारक सम्मान, कवि काव्य रश्मि सम्मान 2023, हिंदी कल्चरल सेंटर टोक्यो विश्व हिंदी गौरव सम्मान आपको प्राप्त है। शनिधा साहित्य मनीषी सम्मान, अर्थ इंडिया नवसृष्टि सेवा सम्मान, अखिल भारतीय भारतवर्षीय ब्राह्मण शिरोमणि सम्मान, उत्तर रेलवे महाप्रबंधक पुरस्कार, महाप्रबंधक राजभाषा पुरस्कार तथा मुख्य विद्युत अभियंता पुरस्कार आदि से आप सम्मानित हैं। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ ये गुमशुदा तलाश केंद्र नई कोतवाली दरियागंज के बारे में बात नहीं करते। इन्होंने बहुत सारी जगहों पर अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और मुझे जब इनकी आवाज़ सुनने का गौरव प्राप्त हुआ, तो मैं बहुत ही क्योंकि आपको पता है किरदार ज़िंदगी के लिए हम बेहतरीन किरदार की तलाश में रहते हैं, तो हमें लगा कि नहीं, इस आवाज़ को आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए सर को आमंत्रित करते हैं बिना किसी विलंब के। और सबसे पहले आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी का मैं बहुत बहुत स्वागत सत्कार करती हूँ। आप आज बाजी मार गए, पहली बार सबसे पहले उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी नमस्कार वैभवी जी, नमस्कार सर। आपकी आवाज के हम सब मुरीद हैं। हाँ, और धीरे ये धीरे तो सब हमारे गॉड गिफ्ट है। ये जो ये आवाज होती है ना जी, ये सब भगवान की दी हुई होती है।
गॉड जी गिफ्ट बिल्कुल। होते हैं, लेकिन उसको तराशा जाता है। आवाज के बारे में दो चीजें हैं, एक तो गॉड गिफ्ट आवाज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा अंदाज जो है ना आपका वो बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, आप जी तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं खुद, मेरे जो रोल मॉडल थे वो थे अमीन सयानी साहब, विनोद जी शर्मा जी, जी ब्रिजभूषण जी। ये रेडियो की वो हस्ती थी जिनके रेडियो प्रोग्राम सुन सुन के मैं इनसे बहुत मुतासिर हुआ, और मैंने कोशिश की भाई मुझे अनाउंसर ही बनना है। ये मन में ये भावना आ गई थी कि अनाउंसर बनना है। इनकी आवाज, जिस आवाज को रेडियो सिलोन से आती थी अमीन सयानी साहब की, और वो दौर तो ऐसा था कि उसे लगाने के लिए, मतलब ट्यून करने के लिए रेडियो, लोगों को 15 मिनट लग जाते थे। श्रीलंका से आता था वो कार्यक्रम अमीर सयानी साहब का, सिवा बिना का गीतमाला करके, वो हम सुनते थे। तो जिस को आप ज्यादा सुनते हैं ना, उनका स्टाइल आप में हल्का सा आ जाता है। ये बिल्कुल कुदरत का सही बात। नियम है। जिनको आप मानते हैं उनकी कुछ ना कुछ बात आप में आ जाएगी। तो कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं मेरी आवाज में वो अंदाज हल्का सा लगेगा अमीन सयानी साहब आपकी का। आवाज में बहुत अंदाज है और बहुत खूबसूरत आवाज है, आपकी ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। लेकिन सर, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आप अपने परिवार के बारे में बताएं। इससे पहले हम आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं। पूनम शर्मा जी हमसे जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इसी प्रकार धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे और आप सब हमारे साथ बने रहिए। एक बेहतरीन आवाज के कलाकार से आपकी मुलाकात हो रही है। तो सर, परिवार के बारे में हमें बताइए। ऐसा है, हम चार भाई, अब तो खैर तीन हैं। मेरे बड़े भाई डी के शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो नहीं रहे अभी। मेरे एक भाई डॉक्टर हैं, वो ओमान में हैं, डॉक्टर पी के शर्मा। और मैं दूसरे नंबर पे मैं हूँ, डी के शर्मा जी के बाद मैं, सुरेंद्र शर्मा, मेरे से छोटे डॉक्टर प्रदीप शर्मा, योगेंद्र शर्मा। तो हमें, हमारे में जो संस्कार थे हमारी माता जी की वजह से ही ज्यादा आए। हमारी माता जी रामचरितमानस पढ़ती थी, और उनमें संस्कार हमारे नाना जी की वजह से आए। तो बात ये हुई कि उसके बाद जब हम थोड़े पढ़ाई में आ गए, बच्चे बढ़ने लगे, मतलब उसके बाद रेडियो सुनने लगे। रेडियो से बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और फिर रेडियो की तरफ मैं हुआ। शादी मेरी 1979 में हुई। मेरी पत्नी सिकंदराबाद से हैं, शोभना शर्मा। दो बेटे हैं मेरे, शोभित शर्मा और सुरभित शर्मा। एक एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, दोनों वेल सेटल हैं। बड़ा बेटा मेरे साथ ही यहीं पे रहता है निवास पे, और वो ओमान में है, छोटा वाला। तो यही छोटा सा अपना परिवार है, और भगवान की कृपा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। रेलवे से मैं रिटायर हुआ। मेरा जॉब सबसे पहले, मेरा जॉब लगा रेलवे में, सेंट्रल रेलवे में लगा 1980 में। और उससे पहले मैं यहाँ युगवाणी कर चुका था, आकाशवाणी यहाँ कर चुका था। तो वहां जाके मुझे फिर काम मिलने लगा। मैंने इंटरव्यू किया, नसीरुद्दीन शाह जी का, फारूक शेख जी का करा इंटरव्यू, आकाशवाणी बॉम्बे में। और मैं सर्विस भी करता था, साथ ही साथ नौकरी मेरी लगी थी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। और धीरे धीरे काम चल रहा था, तभी मेरा ट्रांसफर यहाँ पर मेरे पिताश्री ने करा दिया, यहाँ पर दिल्ली। और फिर यहाँ से रेडियो छू लिया, फिर दूरदर्शन में यहाँ का ऑडिशन पास किया। वो कहते हैं ना कि अगर आप में क्वालिटी है तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं वहां पहुंचा ही देता है। यही हुआ मेरे साथ। तो मेरी आवाज अच्छी थी तो उच्चारण भी सही करा मैंने, फिर थोड़ा सा अंदाज अपना बनाया। मैं क्या करता था कि अखबार जो होते हैं ना, न्यूज़पेपर, उनको पढ़ता था और उसे रिकॉर्ड करता था टेप रिकॉर्डर पे। और जब मैं लोगों को सुनवाता था तो लोग फिर मुझे प्रोत्साहित करते थे कि अरे अरे आपको तो भाई वहां विविध भारती पे जाना चाहिए, आपकी आवाज में तो विज्ञापन बहुत अच्छे लगेंगे, ये होगा। तो इस तरह से मैं कला के क्षेत्र में आया। नौकरी भी मेरी चलती रही। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैंने पॉलिटेक्निक किया था मेरठ से, और इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर में लगा था बॉम्बे में। फिर यहाँ आके प्रमोशन मिलती रही, और फिर वरिष्ठ अनुभाग अभियंता के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ 2015 में। और उसके बाद गजलों की तरफ मैं जो है मुतासिर हुआ, गजलें लिखने लगा मैं, और लोगों को पसंद आई। और जहां मैं रेलवे में बैठता था बड़ौदा हाउस में, तो मेरे सामने ही जनाब आजकल वो मोहतरम सीमाब सुल्तानपुरी साहब भी बैठते थे, बिल्कुल बिल्कुल सीट के आमने सामने। वो शायर हैं बहुत जबरदस्त, आप जानती होंगे उनको, सीमाब सुल्तानपुरी साहब। और जब वो लिखते थे और गजलें कहते थे तो जी मुझको जी। जरूर, मैं सामने ही बैठता था तो मुझे, मेरे को दिखाते थे वो गजलें वगैरह। तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने भी लिखनी शुरू करी। तो थोड़ी बहर के बारे में जानकारी ली। उन्हीं दिनों हमारे गाजियाबाद के हमारे
वो उस्ताद शायर थे, अब तो नहीं है, वो कोरोना में चले गए। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का आपने नाम सुना होगा। जी जी बहुत ही बिल्कुल। अच्छे जो गीतकार, कवि, दोहाकार, मतलब कोई ऐसी विधा नहीं है। उनकी ना जाने कितनी किताबें हैं, 40-50 से ज्यादा तो उनकी किताबें आ चुकी है। उनकी गजलों की किताब थी गजल का व्याकरण, वो मैंने पढ़ा। और एक किताब उनकी थी शामियाने कांच के, उसमें गजल की बहरों के बारे में था, बहर कितने होते हैं क्या है। तो उसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ भाई अब कुछ लिखना चाहिए। तो एक दो गजलें लिखी, लेकिन वो सब कुछ नहीं। लेकिन जब सोच में आसमान का मेरा कंसेप्ट आया तो उसमें मैंने गजलें इकट्ठी करी, तो 140 के करीब गजलें हुई, जिसमें से 10% गजलें वो थी जो नौकरी के दरमियान मैंने लिखी, या उससे पहले थोड़ी सी लिखी एक दो, और 90% वो गजलें हुई जो रिटायरमेंट के बाद मैंने लिखी। तो 140 गजलें हैं ये। शब्दांकुर प्रकाशन ने इसको निकाला है, सोच में आसमान। बहुत बढ़िया गजल संग्रह है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, मैं कोई पब्लिसिटी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ये है कि इसमें आपको अच्छी गजलें मिलेंगी, और एक दो गजलें मैं जी इसमें बिल्कुल, पढ़ूंगा और भी हम आपको। ज़रूर सुनेंगे, आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। हाँ, गजलें ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी हैं, तो वहां से भी कीमत भी ज्यादा नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छी लगे मेरी आवाज से आप और उस गजलों से आपको मन करे तो जरूर मंगाइएगा आप। अ, ये छोटा सा मेरा परिचय था। और सीमाब सुल्तानपुरी साहब का मैं जिक्र कर रहा था, वो जो कहते थे, लिखते थे, तो उससे मुझे लिखने की प्रेरणा मिली। मेरे काव्य प्रेरक गुरुदेव तीन ही हैं, डॉक्टर कुंवर बेचैन जिनसे प्रेरणा ली, सीमाब सुल्तानपुरी साहब और मंगल नसीम साहब मोहतरम, उनका नाम भी आपने सुना होगा। इनकी गजलें देख देख के, हमारे पढ़ पढ़ किरदार के ज़िंदगी में इसमें मंगल साहब आ चुके हैं। आ चुके हैं। अरे वाह, क्या बात जी। है! वो मेरे उस्ताद शायर हैं, और कोई दिक्कत होती है तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनसे जो है परामर्श भी लेता हूँ। मेरे वो गुरु हैं, उस्ताद हैं, उनका तो जवाब ही नहीं। उनके तो एक एक शेर क्या कहने हैं। क्या सूरत क्या सीरत थी, माँ ममता की मूरत थी, क्या क्या उनके है। वो तो उस्ताद शायर है, बहुत बढ़िया उनका है। बात उसकी हो रही है, अब आप एक आध देखिए शेर सर, सुनना बड़ी चाहेंगे? बहुत अच्छी बात होती है जब आप जी। अपने गुरु का नाम बड़े गर्व के साथ लेते हैं, और वो जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है उनके हम्म, नाम के साथ, ये मुझे लगता है एक अच्छे शिष्य की पहचान है। बहुत सारे दर्शक दीर्घा में लोग जुड़ गए हैं। आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दीदी, अरे अभिनंदन करती हूँ। सभी सभी से का एक ही अभिनंदन। आग्रह करती हूँ, आप लोग सब कार्यक्रम को शेयर करते रहें। अ, सर, आपकी कविता गज़लों की तरफ हम ज़रूर चलेंगे, लेकिन एक सवाल है मेरे मन में, मैं जानना चाहती हूँ और जी। हमारे दर्शक भी ज़रूर जानना चाहते होंगे कि अ, जो आवाज़ है आपकी, ये तो आपने कह दिया और हम सब जानते हैं कि कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा होती है। आपकी आवाज़, आपकी शक्ल, सूरत उनकी देन है। लेकिन जी। जो शुरू में आपने कह दिया कि अमीन सयानी साहब के आप बहुत बड़े मुरीद रहे हैं, और उनको सुन-सुन के आपको लगा कि नहीं, उद्घोषक बनना चाहिए। लेकिन वो पहली एक पहली कसक होती है, एक पहली बात होती है कि नहीं, मेरे को यही करना है, मुझे मेरी जी। आवाज़, जी। जी। और वो पहचान आपको किसने दिलाई? आपको किसने कहा कि नहीं, वाक़ई तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है? मेरे एक जब मैं पढ़ता था इंटर में, तो मेरे एक दोस्त थे दिनेश खन्ना। तो उनसे मैंने बात की, मैंने कहा जब मेरी आवाज कैसी लग रही है, कि आवाज तो आपकी बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टिंग वाली है। अब इतना जब उसने कहा तो मुझे रात को नींद नहीं आई। मैंने कहा इसी मतलब वो बात मेरे को ऐसी लग गई, सारी रात नींद नहीं आई। हुआ ये कि फिर मैंने 2-4 दिन के बाद टेप रिकॉर्डर खरीदा, बेलटेक का। ये बात है सन 1977 या 76 की बात होगी। तो उस वक्त टेप रिकॉर्डर 600 रुपए का है। मैं पर तो उसने पैदा भी उसके नहीं साथ हुई एक थी सर। उसने एक कैसेट मेरे को, ऑडियो, उस वक्त कैसेट चलते थे, सीडी सीडी भी नहीं आई थी, पेन ड्राइव भी नहीं आई थी उस वक्त। तो वो कॉम्पैक्ट कैसेट चलती थी। वो कॉम्पैक्ट कैसेट उसने एक मेरे को दी। तो उसमें मैंने एक वो पहला जो स्पॉट रिकॉर्ड किया था, वो उसका था एक स्ट्रेप्सिल, उस गले की खराश की गोली का था। मैं आपको बताता हूँ वो कैसा था। वो मैं जिसको भी दिखाता था, सुनाता था, वो यही कहते थे अमीन सैनी साहब की आवाज है। तो फिर मुझे लगा कि यार इसी लाइन में आना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। फिर मैंने उच्चारण सुधारा, क्योंकि इसमें उर्दू के शब्द बहुत होते हैं, कै खे, खे खे, जय जय, ऐसे बहुत से ऐसे शब्द हैं, इनका तखल्लुस बिल्कुल वो सही होना चाहिए। उनका जो उच्चारण है ना,
लफ्जों का बिल्कुल फर्स्ट क्लास होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ होता है। मैं आपको वो एक स्पोर्ट सुनाता हूँ, गोली का था वो स्पोर्ट, गली की खराश की गोली का। VOCACIL, हरे रंग की चाकोर टिकिया, लाल सिग्नल खतरे के लिए, हरा सिग्नल फौरन आराम पाने के लिए, गले में हो खराश खांसी तो लीजिए वोकासिल, जी हाँ हरे रंग की चाकोर टिकिया वोकासिल। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये वाह वाह स्पॉट में वाह जिसको भी सर, सुनाता मजा आ गया, था, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो ये स्पॉट जिसको सुनाता था वो यही कहता था ये आपकी आवाज नहीं है, अमीन सयानी साहब की आवाज है। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने रिकॉर्ड अभी आपके सामने रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो इस तरह से पहली बार पता लगा कि भाई आवाज से भी मतलब भगवान का गॉड गिफ्ट है, इसको सुधारिए, इससे कुछ कमाई हो सकती है। तो उसके बाद मैंने रेडियो का पास कर लिया ऑडिशन 1978 में। उन दिनों युववाणी युववाणी तो रेडियो सर स्टेशन सर शुरू उस हुआ समय था। भी रेडियो में जाना तो मुश्किल था या आसान था? हाँ। नहीं, उस वक्त तो एक पोस्ट कार्ड चलते थे, आजकल तो मैसेज सोशल मीडिया है। एक पोस्ट कार्ड 15 पैसे का डाल दिया था हमने कि मैं अपना स्वर परीक्षा पास करना चाहता हूँ महफिल कार्यक्रम की। तो उन्होंने बुला लिए इकट्ठे 40-50 लोग, तो उसने कुछ बुलवाते थे वो, जो भी आप बोले हैं उसमें कुछ एक क्वेश्चन से होते थे, वो भर के बोलना होता था। उसमें पास कर लिया तो महफिल कार्यक्रम पेश किया। और सबसे बड़ी बात, मजे की बात यह कि महफिल कार्यक्रम की स्क्रिप्टिंग सिबाब सुल्तानपुरी साहब ने करी थी, मेरे सामने ही बैठते थे। तो मैंने मैंने उनसे कहा भी मेरा पहला मौका है, इसके गीत गीत मैंने सेलेक्ट करे थे, उसमें गीत आते हैं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होता है महफिल, वो आपने गीत सेलेक्ट करने थे, और उसके बाद स्क्रिप्टिंग, उससे कनेक्टिंग स्क्रिप्टिंग होती है। तो वो सीमाब सुल्तानपुरी साहब ने लिखी थी, मेरी महफिल की शाम है श्रोताओं के नाम, इस तरह उन्होंने लिखा था, ये मैंने बोला था। और अब तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही चेंज हो गई है, तो बहुत अच्छा लगा लोगों को। और फिर मैंने धीरे धीरे रेडियो का पास कर लिया। उसके बाद फिर यह कहा कि भाई अब रेडियो का जब चलन थोड़ा कम हुआ, तो मैंने कहा अब तो भाई दूरदर्शन को भी करना चाहिए। तो दूरदर्शन का ऑडिशन पास किया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज में वाचन करा, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जो उनकी रिपोर्टिंग होती है, उसी दिन होती है रिपोर्टिंग, जगह जगह से रिपोर्ट आती है, तो उसमें वाचन करना होता था। 20-25 मिनट की रिपोर्ट होती थी, उसकी स्क्रिप्टिंग और उसकी आवाज देना कि यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति जी ने गुब्बारे छोड़े, यहाँ पर परेड की सलामी ली इन्होंने, ये हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, इस तरह का वहां पर वो होता है। तो वो कार्यक्रम भी तो करे, सर डॉक्यूमेंट्री अगर करी। कुछ और याद है तो हमें जरूर सुनाएं आप। गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी तो खूब करी है, और अभी भी करता हूँ, अभी जब निमंत्रण आता है। तो एक मैं स्पॉट, जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था तो मैंने एक स्पॉट किया था, वो चैन पुलिंग का था। वो 15 सेकंड स्पॉट है, वो रेडियो पे खूब चला था, वो संगम प्रोग्राम में, और उसमें था, भारतीय रेल का था। इत्तेफाक से मैं रेलवे में भी था, तो बहुत मन से मैंने उसे किया था, चैन पुलिंग 15 सेकंड स्पॉट। सुनिएगा आप उसे। भारतीय रेल हम बेहतरी से बनाएं और इसका लाभ उठाएं, आपके हर सफर की हम सफर। भारतीय रेल, जंजीर खींचिए, मगर याद रखिए उचित और पर्याप्त कारण के बिना जंजीर खींचने की सजा 1,000 रुपए जुर्माना या 12 महीने की कैद, या फिर दोनों एक साथ। भारतीय रेल, आपके हर सफर की हम सफर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ये मैंने शुरू के स्पॉट बहुत बताए बढ़िया आपको। सर, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है और लग रहा है कि शायद क्योंकि रेडियो के समय के हम भी हैं, तो रेडियो जी जी सुना जी जी करते थे पहले, उतना टीवी लोगों के घर में हुआ नहीं करता था। और जी आपके लिए कुछ संदेश आए हैं। जी जी। कुछ भी कहें, रेडियो है एवरग्रीन, लिखा है सुदर्शन जी ने, और उन्होंने लिखा है आज भी वो विविध भारती सुनती हैं। और पुष्पलता अच्छा तनेजा अच्छा जी अच्छा, ने अरे लिखा वाह, है हम आपसे मिलकर क्या बात। भाग्यशाली हैं। और साधना शर्मा जी हमसे जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। अरविंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और सब वाह वाह लिख रहे हैं, अति सुंदर लिख रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। मैं ब्लैश करती हूँ, आप जरूर देखें, सारे संदेश आप तक पहुंच रहे हैं और सब जी जी जी, बहुत बिल्कुल सारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सर बहुत बहुत ये काफी तो बहुत। बात हो गई। जैसे आवाज, अगर आजकल के बच्चे, क्योंकि अब वॉइस जो आर्टिस्ट हैं वो बड़े पैमाने पर हैं, और जी 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 जी। अलग अलग जैसे
कार्टून फिल्म आते हैं, उनके ऊपर भी जो टीवी पर टेलीकास्ट होते हैं बच्चों के लिए, उनके उनके भी अलग-अलग वॉइस आर्टिस्ट हैं। हम जी देखते जी हैं जी। कई बार। तो सर, आपने उस ज़माने में जो चीज़ हासिल की है, आज के बच्चों को ज़रूर उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आज के बच्चे जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उद्घोषक या उद्घोषिका बनने के लिए, या अपनी आवाज़ किसी भी काम को देने के लिए, तो सर आप उनको क्या सलाह देंगे? भाई आजकल तो ना ऑनलाइन काफी कुछ है, तो आप जिस भी एनिमेशन उसमें जाना चाहते हैं तो सारी एजेंसी हैं। आप जैसे ही उस पर टाइप करेंगे गूगल पे एनिमेट स्टूडियो वगैरह, एनिमेशन स्टूडियो वगैरह, तो सब आ जाते हैं। वहां पर फोन मिलाइए, उनसे बात कीजिए, और इस तरह से आप शुरुआत, आप अब साधन बहुत हो गए, प्लेटफॉर्म बहुत हो गए। उस वक्त तो फिर डॉक्यूमेंट्री का वो एक ही डिवीजन होती थी, भारत सरकार की फिल्म्स डिवीजन, डॉक्यूमेंट्री वहां बनती थी, फिर दूरदर्शन में बनने लगी। अब बहुत कुछ होने लगा है, अब प्राइवेट एजेंसी बहुत हो गई हैं। बस खट से खोलिए आप गूगल, वहां से सारे आपको एड्रेस वगैरह मिल जाएंगे। वहीं अपनी अपना क्या बोलते हैं रिज्यूम वगैरह भेजिए आप, और थोड़ा सा फॉलो अप तो करना पड़ेगा। तो ये बहुत जल्दी कॉल आए, प्रतिभा ऐसी बात नहीं है, जो छिपती भी नहीं है, और भगवान मौका भी देता है आपको आने का सामने, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करो। वो ईश्वर तो हमारे साथ ही है। देखिए, हमने जी। आपने कार्यक्रम शुरू कर दिया, उस ईश्वर का नाम ही नहीं लिया, उस परमात्मा का। एक शेर मेरा सुनिए, कि मेरे कान्हा से सुंदर और कोई लग नहीं सकता, मेरे कान्हा से सुंदर और कोई लग नहीं सकता, मगर है शर्त बस इतनी, नजर राधा के जैसी हो, मगर है शर्त बस इतनी, नजर राधा के जैसी हो, राधा के जैसी हो, राधा के जैसी। परमात्मा ही बहुत सब सुंदर। कुछ है कुछ और हमारे अंदर, बातचीत आपसे हमारे हम अंदर कोई। करेंगे। मैं चाहती जी। हूँ कि कुछ शेरो शायरी हो जाए। हाँ हाँ, ये मैंने इसीलिए शेर की शुरुआत करी है, कि एक शेर और सुने इस ईश्वर के लिए, कि मेरे कान्हा से सुंदर। ये तो हो चुका है, हाँ, ये भी शेर मैंने पढ़ा, कि कब तलक दुनिया के आगे हाथ जोड़ेगा, कब तलक दुनिया के आगे हाथ जोड़ेगा, एक बस रब को रिझाले बादशाह हो जा, एक बस रब को रिझाले बादशाह हो जा, बादशाह। कब तक किसी से मांगता रहेगा, कब तक किसी से कहता रहेगा ये हो जाए, ये हो जाए। लीजिए, दो दो चार दोहे सुनाता हूँ, फिर गजल की तरफ जाऊंगा। कि इसमें मेरा परिचय भी है, कि मैं रहता जिस शहर में नाम गाजियाबाद, मैं रहता जिस शहर में नाम गाजियाबाद, इसके माटी की महक दिल रखे नौशाद, इसके माटी की महक दिल रखे नौशाद। और क्या हालत है हमारे उसकी, गाजियाबाद की क्या, आज का अधिकांश शहरों का यही है, कि ताल तलैया लुप्त हुए टूटे पिक्चर हॉल, ताल तलैया लुप्त हुए टूटे पिक्चर हॉल, और भीड़ बाजारों में नहीं जब से खुल गए मॉल, भीड़ बाजारों में नहीं जब से खुल गए मॉल, जब से खुल गए मॉल। और आड़ी सीधी, अध्यात्म पे भी एक दो दोहे कहे मैंने, कि आड़ी सीधी हड्डियां, खून पानी और मांस, आड़ी सीधी हड्डियां, खून पानी और मांस, ऐसे तन में सोचिए कौन चलाता सांस, ऐसे तन में सोचिए कौन चलाता सांस। एक दोहा और सुने, कि जो मुट्ठी की पकड़ से सर के चिकना रेत, जो मुट्ठी की पकड़ से सर के चिकना रेत, कुछ ऐसे ही सूखता पल पल तन का खेत, कुछ ऐसे ही सूखता पल पल तन का खेत, पल पल तन का खेत। और जीवन में हमारे सदगुरु भी होने चाहिए, कि मिल जाए जब सदगुरु या फिर ऊंचे संत। गुरु तो वो होते हैं जो लौकिक शिक्षा देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाने वाले, लेकिन परमात्मिक आध्यात्मिक शक्ति वाले सदगुरु होते हैं। कि मिल जाए जब सदगुरु या फिर ऊंचे संत, तब समझें कि आ गया जीवन में वासंत, तब समझें कि आ गया जीवन में वासंत, जीवन में वासंत। अब मुक्तक की तरफ मैं चल रहा हूं, कि सीधी सच्ची बात किया कर, पीछे से मत घात किया कर, सीधी सच्ची बात किया कर, पीछे से मत घात किया कर, और जितना जानो उतना बोलो, जितना जानो उतना बोलो, दो दूनी मत साथ किया कर, दो दूनी मत साथ किया कर, दो दूनी मत साथ किया कर। चार पंक्तियां और हैं, कि जहां हो झूठ की सत्ता। इन पंक्तियों को अमर उजाला ने भी बहुत जो है हाईलाइट किया था, एक कवि सम्मेलन में मैंने पढ़ी थी, कि जहां हो झूठ की सत्ता वहां सच कौन बोलेगा, जहां हो झूठ की सत्ता वहां सच कौन बोलेगा, चरम महंगाई में चीजें सही से कौन तोलेगा, चरम महंगाई में चीजें सही से कौन तोलेगा। ये अच्छा है वो जब आती बिना दस्तक दिए आती, ये अच्छा है वो जब आती बिना दस्तक दिए आती, बताकर मौत गराए किवाड़े कौन खोलेगा, बताकर मौत गराए किवाड़े कौन खोलेगा, किवाड़े कौन खोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। आइए मातृशक्ति पे एक दो शेर में सुनाना चाहता हूँ, कि सभी मन्नत दुआ औलाद शौहर के लिए उसकी,
सभी मन्नत स्वागत है। दुआ औलाद शौहर के लिए उसकी, कभी अपने लिए माँ को कोई ख्वाहिश नहीं होती, कभी क्या अपने बात है। लिए माँ को वाह। कोई ख्वाहिश नहीं होती। और शेर नए युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि जिसने माँ के नयन के मोती गिरा दिए, जिसने माँ के नयन के मोती गिरा दिए, उसने सारे पुण्य जीते जी गवा दिए, उसने सारे पुण्य जीते जी गवा दिए, जीते जी गवा दिए। एक मतलब एक दो शेर मातृशक्ति के लिए ही, कि मुश्किल में जब जान होती है लब पर केवल माँ होती है, आहा, क्या मुश्किल में बात। जब जान होती है, मुश्किल में जब जान होती है लब पर केवल माँ होती है, जो है माँ अम्मा या आई, जो है आई महाराष्ट्र में कहते हैं, जो है जो है माँ अम्मा या आई, वही अम्मी जान होती है, वही अम्मी क्या जान बात है। होती बहुत है। अच्छी, बहुत और अच्छी, मन बहुत चाहा अच्छी। मिल जाए, मन चाहा मिल जाए जिसमें, वो तकदीर कहाँ होती है, वो तकदीर कहाँ होती है। और एक शेर और से हुआ इसमें कि काली अंबे बीणा पानी, काली अंबे बीणा पानी, इन सब की भी माँ होती है, इन सब की भी माँ हो, मुश्किल में जब जा होती है लब पर केवल माँ बहुत होती है, खूबसूरत, लब पर बहुत केवल माँ खूबसूरत। होती है, माँ बहुत होती है। सुंदर। अब माँ की बात करिए तो पिता को कैसे भूल सकते हैं। पिता भी जी, शांत तो बिल्कुल, रहता है, बिल्कुल। लेकिन उसको अनुशासन आपको देता है, माँ ममता देती है, माँ संस्कार देती है, पिता आप दूसरे तरीके से देता है। तो पिता पे मैंने एक दो शेर कहे कि गधा कह कह के भी जिसने हमें इंसान बना डाला, गधा कह कह के भी जिसने हमें इंसान बना डाला, पिता जैसा न जादूगर हुआ है आज तक कोई, पिता जैसा न जादूगर हुआ है आज तक कोई। और एक दो शेर और सुने कि वरक जैसी चमक किरदार में यूं ही नहीं आई, वरक जैसी चमक किरदार में यूं ही नहीं आई, हमें इंसान बनाने को पिता ने खूब कूटा है, हमें इंसान बनाने को पिता ने खूब कूटा है, खूब बहुत कूटा है। सुंदर, बहुत और सुंदर और सर। और कहूं अगर आसमां उनको तो शायद ये भी कम होगा, कहूं अगर आसमां उनको तो शायद ये भी कम होगा, पिता क्या है बताने में पसीना हमको छूटा है, पिता क्या है बताने में पसीना हमको छूटा है। और कभी रोया न वो लेकिन विदा के वक्त बिटिया के, कभी रोया न वो लेकिन विदा के वक्त बिटिया के, पिता रोया यूं जैसे आंसुओं का बांध टूटा, पिता रोया यूं जैसे आंसुओं का बांध टूटा है, बांध टूटा है, वरक जैसी चमक किरदार में बहुत यूं ही सुंदर, नहीं आई, बहुत हमें खूबसूरत इंसान एक बनाने को, शेर। हमें इंसान वाकई बनाने को लाजवाब। पिता ने खूब टूटा है, खूब टूटा है। चलिए बहुत 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 खूबसूरत शेर धन्यवाद सर, आपका। बहुत खूब। और हमारे साथ हाँ बहुत सारे लेकिन दर्शक जुड़ गए हैं। मैं बताना चाहती हूँ, हमारे जी जी साथ जी आदरणीय प्रतीक गौतम जी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन हाँ है जी आपका। जी आदरणीय डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत मशहूर व्यंग्यकार हैं और हमारे पटल के बहुत मजबूत स्तंभ मैं कह सकती हूँ। आदरणीय, बहुत-बहुत जी जी स्वागत। और मेरी सबसे फेवरेट उद्घोषिका आदरणीय अनीता सेठी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और सभी से गुजारिश करती हूँ इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। सर, आवाज़ तो हमेशा से, मतलब बचपन से ही आवाज़ ईश्वरीय देन है। तो जब आप बचपन में छोटे थे, तब अभी किसी दोस्त ने आपसे कहा होगा कि यार तेरी जी आवाज़ तो जी बड़ी अच्छी है, कुछ इसके लिए कर, ऐसा कभी हुआ? वही तो मैंने जिक्र किया था आपको। मेरे एक दोस्त थे दिनेश खन्ना, उन्होंने ही सबसे पहले मेरे को कहा कि आपकी आवाज अच्छी है, आप इसका उपयोग करें, इसको वो करें। और रेडियो तो मैं सुनता ही था, तो बस उस रात तो मेरे को नींद ही नहीं आई, इसी इसी बात में कि आवाज अच्छी है, किसी ने उसको मतलब मान्यता दी है। नहीं तो मेरे तो ऐसा लगता था मैं गलत फहमी में हूँ कि मेरी आवाज अच्छी है। और फिर इस पे मोहर लगी, रेट लगाई टेप रिकॉर्डर ने, जो मैंने टेप रिकॉर्डर खरीदा था उस वक्त बेलटेक का, 77-78 की बात है। उसमें रिकॉर्ड करी, मैं लोगों को सुनवाता था, तो लगा कि हाँ भी इसको जो है करना चाहिए, इसका उपयोग। तो उपयोग करने का सबसे बड़े तरीका क्या होता था, वही है रेडियो है। रेडियो में भी उन दिनों इत्तेफाक से हमारा भाग्य अच्छा था, युगवाणी शुरू हो गया उन दिनों, इमरजेंसी के बाद इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद कुछ समय बाद वो युगवाणी रेडियो स्टेशन शुरू हो गया। तो वहां सबको, जो हम युवा थे तो मौका हमको मिला, वहां से हमारी शुरुआत हो गई। और जब लगा कि सर, वहां पर हम रेडियो में कई सारे ये आपने बताया था कि मेट्रो में भी आपकी जो आवाज़ है, उसका एक डमी डमी वॉइस शुरू थी हुआ, वो, दैट इज डमी वॉइस थी। शुरू में डमी सर, वॉइस थी। क्या वो हम सुन सकते हैं आपकी हाँ आवाज़ वह में? अंदाजा मेट्रो। वो स्टाइल में वो थोड़ा सा बता सकता हूँ।
उसका जो हमने करा था वो आजकल शम्मी नारायण साहब हमारे मित्र हैं, वहाँ उनकी भी आवाज, उनकी आवाज आ रही है बहुत बढ़िया। वो थोड़ा सा झलक ये है उसमें कि अगला स्टेशन इंद्रलोक है, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, माइंड द गैप, मेट्रो में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है, अन्य पुरुष यात्री उसमें यात्रा ना करें, कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखने पर 1930 पर संपर्क करें, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। ये इस वाह स्टाइल में सर, हमने बोला बहुत था डमी वॉइस बहुत में। आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी 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 जी। और मैं एक गजल ये सुनाना चाहता हूँ जो सोच में आसमान के टाइटल पे है, ज्यादा शेर जी नहीं है जरूर उसपे। सर, जरूर सर। हाँ वो मेरी इच्छा है कि वो आप सुने, उसके एक दो शेर तो सुन ही लें, कि जी जिससे जरूर। मैं, हाँ, उसका मतलब कुछ ये हुआ था कि सोच में आसमान रखिएगा, हौसलों में उड़ान रखिएगा, सोच में आसमान रखिएगा, हौसलों में उड़ान रखिएगा। शेर देखें, माँ तो माँ है पड़े जरूरत कर, माँ तो माँ है पड़े जरूरत कर, उसके चरणों में जान रखिएगा, उसके चरणों में जान रखिएगा, और राम शबरी के जैसे आएंगे, राम शबरी के जैसे आएंगे, राम शबरी के जैसे आएंगे, मन में मिलने की ठान रखिएगा, मन में मिलने की ठान रखिएगा, और तू मुसाफिर है जग धर्मशाला, तू मुसाफिर है जग धर्मशाला, कम से कम इतना ज्ञान रखिएगा, तू मुसाफिर है जग धर्मशाला, कम से कम इतना ज्ञान रखिएगा, और जग के मालिक का मान रखिएगा, जग के मालिक का मान रखिएगा, हर तरफ रब है ध्यान रखिएगा, हर तरफ रब है ध्यान रखिएगा, पैसा मकान दुकान मुझ पे, इतना पैसा मकान दुकान मुझ पे, ये न हरगिज गुमान रखिएगा, ये न हरगिज गुमान रखिएगा, और शब्द बाणों से कुछ नहीं होगा, शब्द बाणों से कुछ नहीं होगा, साथ अपने कृपाण रखिएगा, साथ अपने कृपाण रखिएगा, सोच में आसमान रखिएगा, हौसलों में उड़ान रखिएगा, हौसलों में उड़ान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया और सर, बहुत सुंदर शेर। सर, जो आपने बताया कि सिमाब सुल्तानपुरी साहब के साथ रहकर आपने गज़लों की तरफ रुख किया, लेकिन एकदम से तो कोई चीज़ आपको आकर्षित करती नहीं है, कहीं तो लेखक होगा आपके मन में, दुबका हाँ हुआ, कहीं कोई छिपा हुआ। नहीं उसका मैं, हाँ मेरी जब पुस्तक आप पढ़ेंगे सोच में आसमान, उसमें आत्मकथ्य में मैंने ये पैदाइशी होता है, कुछ कुछ भगवान ऐसे वो डीएनए में दे देता है, साहित्य को पढ़ने का वो था। तो उन दिनों पत्रिकाएं आती थी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, और भी कई पद कादम्बनी, नवनीत डाइजेस्ट वगैरह, तो वो पढ़ते थे, मांग के भी पढ़ लेता था मैं किसी से, ऐसा नहीं है, स्टूडेंट था ऐसा तो कोई वो तो नहीं थे, हमारे पिता भी जो हेड क्लर्क थे रेलवे में, वो इतना बड़े धनाढ़ हम नहीं थे, मैं किसी से मांग के पढ़ लेता था। और नॉवल नॉवल कम पढ़ता था वैसे वाले नॉवल, लेकिन साहित्यिक नॉवल जरूर पढ़ता था, कमलेश्वर जी के, प्रेमचंद जी के, शरद चंद्र जी के साहित्य, ये लाइब्रेरी से भी सर मांग के आपका पढ़े हैं, बचपन किसी से कैसा मांग रहा? के। तो साहित्य से लगाव था वो। है जी। सर आपका क्या बचपन कैसा रहा? आपने क्या, अब बचपन, अब इसके मैं क्या उसमें समीक्षा करूंगा, ये तो ईश्वर ही जानता है, ईश्वर ही जानता है, गलतियां बच्चों की तरह हमसे भी हुई हैं, और पढ़ाई चोर हम भी थे, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई की तरफ बहुत ज्यादा उस्ताद थे हम, अ, देर से उठना, देर से सोना, ये था। लेकिन यह कि हमारी माँ के जो संस्कार थे, उनका जो संतों की उन्होंने जो सेवा करी, हमारे यहाँ गुरु भी आते थे, एक भलारी बाबा आते थे अयोध्या से, तो वो आशीर्वाद देते थे कि तुम्हारे बच्चे बहुत पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लायक बनेंगे। तो मुझे लगता है कि उन साधु संतों का जो जो आशीर्वाद है, माता पिता की जो आशीर्वाद है, उनकी जो सेवा है, उसका फल फलित हुआ है, मैं ऐसा कुछ मानता हूँ। वरना तो देखिए सब लोग कोशिश करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन जो अपने संस्कारों से जुड़ा है, माँ बाप का जिस पे आशीर्वाद है, सदगुरुओं का आशीर्वाद, वो जब अवश्य सफल होता है, मेरा तो ऐसा मानना है। अपने बारे में क्या कहूँ, और बच्चों की तरह ही था मैं, कोई ऐसा नहीं था, लेकिन ये था कि आवाज की वजह से स्पेशल मौके देते थे टीचर के, आप गाना गाइए, आप ये करिए, आप ये करिए।
टीचर तो अभी टीचर है, वो तो आपने पहचान लेते हैं कि अभी आपने बताया कि पिताजी की कुटाई भी लगती है बच्चों को, तो मुझे लगता है बचपन में बहुत कुटाई हुई है आपकी। बिल्कुल 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 हुई है, कुटाई हुई है। और लेकिन हमारे पिताजी जब मैं छठी सातवीं में था तो सुनते जरूर थे, हिस्ट्री भूगोल सुन के तब भेजते थे रामलीला वगैरह। हमारे यहाँ उस वक्त मनोरंजन के साधन कहाँ होते थे। मनोरंजन के साधन श्री रामलीला होती थी दशहरे के दिनों में, जो होती है, या पिक्चर होती थी। पिक्चर जा नहीं सकते थे, पिक्चर जाने के लिए तो फिर बहाने करो, फिर ये करो वो करो, फिर मम्मी को अपना उसमें लो विश्वास में किसी तरह से, वही बचाती। फिर पिताजी तो बड़े सख्त थे सर हमारे। पहले के बचपन के खेल हुआ करते थे, कंचे, गिल्ली डंडा, ये सब हाँ, आप लोगों ने भी खेले बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, गिल्ली डंडा कंचे, खूब कीली कीली कांटा एक होता था, वो निशान लगाने पड़ते थे, उसे ढक देते थे, फिर बच्चे कहते थे ढूंढो उसे, तो ढूंढने होते थे, कीली कीली कांटा करते थे। अष्टाचार चौंगा होता था, इमली के बीजों से खेलते थे। आजकल तो वो लूडो वगैरह आ गई हैं, अब तो गोट वोट आ गई है ना, उस वक्त इमली के बीजों से ही खेलते थे हम लोग। स्टापू एक गेम होता था, स्टापू, वो जी, उछल एक टांग से जो खेलते हैं, जी, जी। वो खेल भी बहुत 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 खेला हमने, वो खेल भी बहुत खेला। और बस ईश्वर की कृपा रही जो भी है, और अब हमारे प्रशंसकों का भी प्यार है जो चल रहा है अभी भी। हालांकि रिटायर हुए सर 10 साल जब हो गए हैं, लेकिन जब आप रेलवे में अधिकारी थे और जी जी एक अलग पहचान आपकी थी वॉइस आर्टिस्ट के रूप में, तो ये जो जी 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 दोहरा एक 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 तरह से फायदा भी होता है कि आपके अंदर जी बहुत जी। सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारे आपके अंदर गुण हैं। तो कोई ऐसी रोचक बात हो जो आप हमसे साझा करना चाहें, कुछ ऐसी बात जो नहीं, आपको याद हो। याद, हाँ एक वाकया। एक्चुअली मैं जब सर्विस में था ना, मैं रेलवे के कार्यक्रम करता था। रेलवे वीक में हमारे पुरस्कार समारोह होते हैं, रेल मंत्री आते हैं उसमें, महाप्रबंधक आते हैं। और अभी भी मैं करता हूँ, जो शिलान्यास होते हैं, उद्घाटन होते हैं। तो एक टाइम में हमने 40-40 ट्रेनें एक साथ चलाई हैं। सुरेश प्रभु जी थे रेल मंत्री जी, रेलवे बोर्ड में बैठ के ही वो झंडी दिखाते थे, और एक साथ कई गाड़ियां चलती थी वहां पर। तो इतना ज्यादा वो होता था उस टाइम पे, और बहुत काम किया उन्होंने उस टाइम पे। तो मुझे एक वाकया ध्यान आ रहा है, नई दिल्ली स्टेशन पे कोई कार्यक्रम था, और उसमें वो मनोज सिन्हा वो मुख्य अतिथि थे। तो मनोज सिन्हा जी तो आए नहीं, उससे पहले वो स्टेट राज्य मंत्री कोई थे, वो आ गए। और जब कार्यक्रम चल रहा था, पीक पे था, तब वो मनोज सिन्हा आए। तो उस वक्त पता नहीं क्या ऐसे लिप्स वाला, वो मैंने कहा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मनोज वाजपेयी जी का। नहीं समझ, मनोज तिवारी जी का। अब हालांकि वो भी बीजेपी के थे, लेकिन वो सब कुछ तो हो गया। लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ, मुझे इशारा किया हमारे डीआरएम थे नई दिल्ली के, उन्होंने कहा गलत बोल दिया, ये मनोज सिन्हा जी है, रेल मंत्री हैं, परेशानी हो सकती है। मैंने कहा कहिए अब क्या करा जाए इसका। कहने लगे, कुछ नहीं, बस आप ऐसे रहिए, जब जब ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो आप इनको छोड़ने जाना इनके साथ, इनकी गाड़ी तक। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरा परिचय लिया, फिर ये लिया वो लिया। सर क्या कुछ ज्यादा गलती होगी? क्या नहीं नहीं, ये होता है, बोलने में ऐसा हो जाता है। आदमी सोचता सही है, लेकिन लिप्स मूवमेंट में ना वो नाम किसी और का निकल जाता है। अब मनोज तिवारी भी है, मनोज वाजपेयी जी भी हैं, मनोज सिन्हा जी भी है। तो उस वक्त जब जोश में आदमी होता, ताली तो लोगों ने बजा दी, सब कुछ हो गया, लेकिन बोलना था मनोज सिन्हा, और एकदम जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मनोज तिवारी जी। और लालमून का तो हो गया, और सर डीआरएम मेरी तरफ देखेंगे। अगर मान लीजिए वहां पर वो गुस्सा होके चले जाते तब क्या होता? नहीं, कुछ नहीं, वो सर्विस ऐसा, तो वो खुद जानते हैं, उनके मुंह से भी अब अभी तक नेता है, लोग गलत बोलते हैं, जबान फिसल जाती है बहुत लोगों के। उसमें ऐसे बोलते हैं लिप्स, ओवर कॉन्फिडेंस में ना लिप्स लिप्स की गलती होती है। आदमी सोचता सही है, सोचा मनोज सिन्हा, लेकिन निकला मनोज तिवारी। ये इसलिए आपने वाकया पूछा, तो मैंने आज किसी को नहीं बताया जी, ये बिल्कुल, वाकया बहुत मैंने। रोचक रोचक बात आपने बताई लेकिन और उसका फायदा, उसका उसका फायदा ये हुआ कि मुझे और कार्यक्रम मिले, मनोज सिन्हा जी ने और मुझे और बुलाया कार्यक्रमों के लिए, जहां भी होता ताकि था वो आप उनका मेरी आवाज नाम का। सही ले सको, है ना? हाँ। जो भी है, लेकिन कुछ ना कुछ था, आवाज में उन्हें अच्छी लगी या जो भी है, तो या सच्चाई अच्छी लगी। ये उनके साथ भी कभी हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हर एक के साथ होता है।
और बहुत होता है नेताओं के साथ, तो अक्सर होता है कि आदमी बिल्कुल होता बोलता है कुछ सर। है। हम हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब छोटी छोटी गलतियां जिसको अंग्रेजी में सिली मिस्टेक्स जी। कहते हैं, तो छोटी हाँ छोटी हाँ हाँ। गलतियां हो जाती हैं। और अनीता जी लिखती हैं कि मैं बहुत अच्छे रोचक प्रश्न पूछ रही हूँ, तो अनीता जी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद आपका। और शानदार गजल लिख के भेजा है सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने, जो खुद गजलकार हैं। और जब अरे वाह। एक एक व्यक्ति इस विधा, अच्छा सुरेंद्र शर्मा करके बहुत नाम है, एक हमारे पद्मश्री हैं सुरेंद्र शर्मा जी, तो कई जी जी बार जी जी हाँ। कंफ्यूजन भी होती है सर आपके जी नाम जी को जी। लेकर, पता नहीं चलता नहीं, मैं कौन से सुरेंद्र शर्मा आ इसी रहे हैं। इसी इसीलिए मैंने सुरेंद्र शर्मा गजलकार लिखता हूँ मैं गजलकार लिखता हूँ। अब आपने देखी होगी ना मेरे उसमें गजलकार साथ में लिखा हुआ है। मैं इसीलिए मेरे साथ हुआ कई बार गलत फोन आ जाते हैं, जन्मदिन होता है, वो हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी का फोन मेरे पे आ जाते हैं, कईयों के आए मेरे पे, तो फिर वो एक मेरी आवाज सुनते ही कहता है सॉरी 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 शर्मा जी, सॉरी। मैं समझ गया कि वो ये फोन उन पे जाना चाहिए था, सुरेंद्र शर्मा जी पे, और मेरे पे आ गया सुरेंद्र शर्मा पे, तो गलतफहमी सर भी हो जाती है जब ऐसी बात। जब आपकी आवाज की दुनिया मुरीद है, दुनिया लोहा मानती है, और आपकी बहुत खूबसूरत आवाज है, हम सब सुन रहे हैं। आपके जो बच्चे हैं या घर वाले हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है आपकी आवाज को लेकर? कुछ नहीं, घर घर की मुर्गी दाल बराबर, कौन किसको कुछ मानता है। अब अमिताभ बच्चन जो है बाहर वालों के लिए अमिताभ बच्चन है, जया बच्चन के लिए अमिताभ बच्चन थोड़ी ना है। तो ऐसे बच्चों के लिए तो फिर आदमी वही रहता है, उसी दृष्टि से, पापा की दृष्टि से बच्चे देखते हैं, और वाइफ भी ऐसे देखती है। ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं है, वो किरदार बदलना पड़ता है ना, घर पे घुसते ही फिर पापा बन जाते हैं, दादू बन जाते हैं। मेरी पोती भी, दो पोतियां हैं, एक ओमान में है, एक यहाँ पर है, वेदिका, चिया नाम है घर पे उसका। और ऐसी घर पे तो फिर घर पे रहना पड़ता है ना उसी तरीके से, ऐसा नहीं है। तो सर रिटायरमेंट अगर के अब ये बाद जो एक जिंदगी है वो अलग पड़ाव पर आ जाती है। तो किस तरह आप अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, और क्या भविष्य की योजनाएं हैं, क्या कुछ और करना चाहते हैं आप? मैंने आपको बताया, मैंने फिर बता रहा हूँ, मैंने जितनी गजलें, 140 गजलें ये हैं, और अभी और हो गई हैं, 20-30 गजलें और हो गई हैं। तो ये सारी गजलें रिटायरमेंट के बाद ही मैंने लिखी हैं। उससे पहले तो एक दो ही गजलें थी, शहर की सड़कों ने जब जब भी तपाया है हमें, पूछिए मत गांव कितना याद आया है हमें, जेब बस में कट गई अब गांव कैसे जाएंगे, जेब बस में कट गई अब गांव कैसे जाएंगे, यार अच्छा आपने दिल्ली घुमाया है हमें, यार अच्छा आपने दिल्ली घुमाया है हमें, और राख के चूरे को मंजन कह के उसने दे दिया, राख के चूरे को मंजन कह के उसने दे दिया, दिन दहाड़े मजमे ने बुद्धू बनाया है हमें, आय दिन हाय क्या दहाड़े बात है। मजमे ने बुद्धू बनाया है हमें, और बांग मुर्गे की सुनाई अब यहाँ देती नहीं, बांग मुर्गे की सुनाई अब यहाँ देती नहीं, दौड़ती मोटर के हॉर्न ने जगाया है हमें, दौड़ती क्या मोटर के बात है। हॉर्न ने जगाया बहुत है हमें। यथार्थ, बिल्कुल और एक सत्य। और एक एक कठपुतली की मानिंद नाचते हैं हम सभी, एक कठपुतली की मानिंद नाचते हैं हम सभी, कौन है क्या नाम है, किसने नचाया है हमें, किसने नचाया है हमें, शहर की सड़कों ने जब जब भी तपाया है हमें, पूछिए मत गाँव कितना याद आया है, याद आया है हमें। तो ये गजल तो पहले लिख दी थी, सर्विस से पहले ही। लेकिन इसका रेस्पॉन्स अच्छा मिला, तो फिर रिटायरमेंट के बाद मैंने कहा अब शेर और शायरी करनी चाहिए। फिर किताबें पढ़ी, फिर थोड़ा बहर बिल्कुल। की जानकारी ली, फिल्म की, कुछ मफहूम की। तो इंटरेस्ट होता है, किसी किसी को होता है, उसे थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, उसे बढ़ाना पड़ता है। उस्ताद शायर अच्छे मिल जाए तो फिर आप चल भी जाते हो। हालांकि मंचों पे तो देखो परफॉर्मर चल रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, जो पब्लिक को किसी भी तरह से कंट्रोल कर ले, बातूनी जिसे कहते हैं, बातूनी। हालांकि देखो महिलाओं को कहा जाता है कि बातूनी है, लेकिन महिला कम है हास्य कवित्रियां, मंच पे हास्य कवित्रियां महिलाएं कम है, हास्य पुरुष ज्यादा हैं, ये है। तो जो बातूनी है, जो लोगों को हंसा सकता है, वो ज्यादा चल रहे हैं, या बोझ सर वाले चल लोग रहे कहते हैं, सर लोग कहते हैं कि पुरुष बेचारे हैं, पुरुष प्रताड़ित हैं, तो हैं। पुरुष हंसाते कैसे हैं लोगों को, जो खुद हंस नहीं पाते? हाँ, नहीं देखो, वो जो सुरेंद्र शर्मा जो हरियाणा वाले हैं, वो तो पत्नी पे ही शुरुआत करी थी उन्होंने, तो पत्नी को लेके चले गए थे। लेकिन अब पत्नी पे इतना नहीं है, पत्नियों का खौफ ज्यादा है। तो आप देख ही रहे हैं पत्नियों ने क्या क्या ड्रम व्रम में क्या क्या कराया है, वो आपको मालूम है।
अब वो जो पत्नी पे तो कर नहीं सकते, उनकी हिम्मत नहीं है। अब तो बातों में से बात निकालते हैं वो। अब ये भी कठिन काम है, हर एक के बस की नहीं है। हास्य पैदा करना ये एक अलग विधा है। लेकिन बातूनी आदमी को होना चाहिए, उसमें से एक वो देखना, उसमें व्यंग देखना, हास्य देखना, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जी जी बहुत अच्छी जी। रोचक बातचीत चल रही है। सर, आवाज़ को अगर जैसे कभी गला खराब हो जाता है, कभी आपको रिकॉर्डिंग करनी होती होगी और एकदम से पता चला आवाज़ बंद हो गई या बैठ गई या गला खराब हो गया, वैसी परिस्थिति में एक जो मनस्थिति होती है आर्टिस्ट की, जी जी। उससे कैसे आप निकले कभी बाहर? अभी कभी ऐसा हुआ तो क्या किया आपने? या हम भी अपनी आवाज़, चूँकि हम ये कार्यक्रम चलाते हैं, हमारी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए या आवाज़ साथ देनी चाहिए, तो कभी इस तरह की परिस्थिति आए, तो एक वॉइस आर्टिस्ट क्या करता है, अपने गले को बचाने के लिए? उसके लिए सबसे बढ़िया एक कंठिका गोली आती है, कंठिका। योगी फार्मा की कंठिका करके है, उसे चूस लें, गर्म पानी से गरारे करना। और कोशिश करें कि अगर ज्यादा गलाई बिल्कुल ये नाक ही बंद है, और नाक का सर जुकाम में बड़ी दिक्कत होती है, अगर आपका जुकाम ज्यादा है, जुकाम हैवी जुकाम हो गया है, तो फिर आपकी आवाज में उसका असर आ जाता है। तो उस वक्त गरारे वगैरह करें और कोशिश करें कि उसे पोस्टपोन कर दे, स्थगित कर दे उस रिकॉर्डिंग को स्थगित कर दे। लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं बड़े मंत्रियों के, वो तो स्थगित नहीं कर सकते, तो फिर काम चलाना पड़ता है। तो वो टेबलेट आती है गले की, सुआलिन वगैरह खा लेनी पड़ती है गरारे करने में। सर, आपने उस समय शुरू किया जब बहुत सारे नए-नए कार्यक्रम आए थे आकाशवाणी, दूरदर्शन पे। तो सर, आपके नाम की भी चिट्ठियाँ आती होंगी, आपके जो फैन्स होंगे, जो आपके प्रशंसक होंगे, उनकी अब चिट्ठियाँ तो आपके नाम चिट्ठियों का की आती जमाना, चिट्ठियों का तो खत्म ही हो गया, जमाना खत्म ही हो गया। अब सर, चिट्ठियां का उस तो है समय ही की नहीं बात इतना। पूछ रही हूँ। उस समय हाँ, जब उस टाइम आपने तो आती थी, उस टाइम तो आती थी, उस टाइम तो चिट्ठियां आती थी। और जवाब भी कहाँ दे पाते थे इतना, इतना क्योंकि सर्विस में थे। ये चक्कर था ना, इतना समय नहीं होता था जवाब वगैरह देने का। फिर साहित्य से लगाव भी था, साहित्य भी पढ़ते थे। लेखक के लिए सबसे बड़ी बात है उसे ज्यादा पढ़ना चाहिए। जितना पढ़ेगा उतना ही रचनाएं श्रेष्ठ होती चली जाए। पढ़ने के लिए भी समय चाहिए। जितना पढ़, अभी भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए कई बार नहीं पढ़ पाता है, कोई शेर दिमाग से ना निकल जाए, इसलिए एक छोटी डायरी जेब में रखता हूँ मैं, छोटी डायरी और एक पेन। कोई दिमाग में किसी शेर का मफहूम आया, कोई विचार आया, तो उसे लिख लेता हूँ, बाद में उसे शेर की शक्ल में उसको कोशिश करता हूँ, तो अच्छे शेर हो जाते हैं। सर, एक शेर हुआ था शुरू शुरू। शताब्दी आपने बताया था कि शताब्दी रेल में भी आपकी आवाज़ को हाँ हाँ हाँ, मैं सुनाऊंगा, काफ़ी आपको पहचान मिली सुनाऊंगा। है। हाँ, जी, एक शेर सुनाता हूँ मैं। एक क्या शेर बात में, है। जी, मैं मैं स्वागत। बगिया में फूल तोड़ने गया था, तो फूल थोड़े नीचे थे, तो उसे फूल तोड़ते तोड़ते एक शेर हुआ था कि किसी के सामने नरमी अधिक अच्छी नहीं होती, किसी के सामने नरमी अधिक अच्छी नहीं होती, झुकी डाली से जल्दी तोड़ते हैं लोग फूलों को, झुकी डाली से जल्दी तोड़ते हैं लोग फूलों से। तो ऐसे शेर हो जाते हैं। कोई स्थिति देखी, परिस्थिति देखी, तो शेर उसमें हो जाते हैं। ये सब कुदरत की बात है, कुदरत जिसे बहुत खूबसूरत आपने शेर भी सर, आपने बहुत। वो शताब्दी वाला स्पॉट की बात की थी, लेकिन मैं ऐसे नहीं सुनाऊंगा। एक छोटे बहर की गजल आपको सुननी पड़ेगी, उसके बाद वो बिल्कुल स्पॉट सुननी सुनाऊंगा। नहीं पड़ेगी सर, हम तो सुनना चाहते हैं। हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं बहुत सारे और सब सुनना चाहते हैं सर, सुनाएँ। क्योंकि मैंने आपको अध्यात्म पे अभी तो कुछ सुनाया नहीं है, कि अध्यात्म पे भी बहुत अच्छी अच्छी गजलें मेरी हुई हैं। कि जी, जी, स्वागत है गा, सर। गाल, एक दो शेर जैसे याद आएंगे वो सुनाऊंगा कि गाल गुलाबी आखिर कब तक, गाल गुलाबी आखिर कब तक, नैन शराबी आखिर कब तक, नैन शराबी आखिर कब तक, वो जीवों की चीखों से डरिए, जीवों की चीखों से डरिए, शौक कबाबी आखिर कब तक, शौक कबाबी आखिर कब तक। और आप शेर देखें कि अपनों पे विश्वास भी कीजिए, अपनों पे विश्वास भी कीजिए, ताला चाबी आखिर कब तक, ताला चाबी आखिर कब तक। और उजले तन पर ना इतराए, उजले तन पर ना इतराए, उजले तन पर, उजले तन पर ना इतराए, रंग शबाबी आखिर कब तक, रंग शबाबी गाल गुलाबी आखिर कब तक, और नैन शराबी आखिर कब तक। अनुभव की विद्वत्ता बेहतर,
अनुभव की विद्वत्ता बेहतर, ज्ञान किताबी आखिर कब तक, ज्ञान किताबी आखिर कब तक, गाल गुलाबी आखिर कब तक, और नैन शराबी आखिर कब तक। अध्यात्म पे बहुत मैंने लिखा है, क्योंकि जीवन की सच्चाई तो वही है कि गजल के एक दो शेर और हैं कि दुनिया के ये मेले कब तक, बंजारों के डेरे कब तक, दुनिया के ये मेले कब तक, बंजारों के डेरे कब तक, एक एक कर चल देंगे साथी, साथ रहेंगे तेरे कब तक, एक एक कर चल देंगे साथी, साथ रहेंगे तेरे कब तक, और फुर्सत हो तो खुद से पूछें, फुर्सत हो तो खुद से पूछें, रुपए पैसे धेले कब तक, रुपए पैसे धेले कब तक, और प्रश्न बहुत आसान हल मुश्किल, प्रश्न बहुत आसान हल मुश्किल, जन्म मरण के फेरे कब तक, दुनिया के ये मेले कब तक, बंजारों के डेरे कब तक, और दुनिया जैसे पिच क्रिकेट की, क्रिकेट खेल की, दुनिया जैसे पिच क्रिकेट की, जाने ना कोई खेले कब तक, दुनिया के ये मेले कब तक, बंजारों के डेरे कब तक, एक एक कर चल देंगे साथी, साथ रहेंगे तेरे कब तक, साथ रहेंगे। जिसमें छोटे बहर की गजल की बात कर रहा था, वो गजल बहुत, इसके एक दो शेर बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं सुनाना चाहता हूं। मतलब ये है कि क्यों ना खुशियां देखते हैं, क्यों ना खुशियां देखते हैं, लोग कमियां देखते हैं, क्यों ना खुशियां देखते हैं, लोग कमियां देखते हैं, और मानिए मत मानिएगा, मानिए मत मानिएगा, फूल कलियां देखते हैं, मानिए मत मानिएगा, फूल कलियां देखते हैं। और एक शेर देखें, शेर सुने कि वर की नजरें तो वधू पर, वर की नजरें, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल शेर है, वर की नजरें तो वधू पर, दोस्त सखियां देखते हैं, वर की नजरें तो वधू पर, दोस्त सखियां देखते हैं, और ढूंढने को अक्स अपना, ढूंढने को अक्स अपना, उनकी अखियां देखते हैं, उनकी अखियां देखते हैं। एक शेर देखें कि एक झलक कान्हा की पाने, इस शेर की वजह से गजल कही, एक झलक कान्हा की पाने, कुंज गलियां देखते हैं, क्यों ना खुशियां देखते हैं, लोग कमियां देखते हैं, और वन कटे दूषित फिजा, और वन कटे दूषित फिजा, और आप चिड़िया देखते हैं, आप चिड़िया देखते हैं क्यों ना खुशियां देखते हैं, लोग कमियां देखते हैं, लोग कमियां देखते हैं, मानिए क्या मत बात है, मानिएगा, बहुत पूरी सुंदर, करिए। बहुत 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 सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक दो, राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। अभिनंदन, हमारे जी पटल जी, की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं, और बसंत जी लगातार जुड़े हुए हैं और आपके सारे जो शेर हैं उसको कोट कर रहे हैं। एसबी गौरी सर हमारे साथ जुड़े हैं पहली बार। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। जी सर, बहुत सुंदर शेर, बहुत सभी ही सुंदर। सभी का धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मतला दो तीन शेर और सुनाना चाहूंगा, और उसके बाद शताब्दी का स्पोर्ट सुनाऊंगा। कि काला गोरा, देखिए सब ये अध्यात्म अध्यात्म पे ही है, काला गोरा भूरा तो क्या, रंग बदन का उजला तो क्या, काला भूरा गोरा तो क्या, रंग बदन का उजला तो क्या, वृक्ष तलक बदले हैं कपड़े, वृक्ष तलक बदले हैं कपड़े, मानव ने तन बदला तो क्या, मानव ने तन बदला तो क्या। शेर देखें कि मौत नहीं देहांतर होता, देह का देह में परिवर्तन, मौत नहीं देहांतर होता, अंत समय ये समझा तो क्या, अंत समय ये समझा तो का, और श्रम ही जिनकी रोजी रोटी, मेहनत, श्रम ही जिनकी रोजी रोटी, उनको उनको गर्मी जाड़ा तो क्या, उनको गर्मी जाड़ा तो क्या, और अर्थी पर भी शान शौकत, अर्थी पर भी शान शौकत, अर्थी पर भी शान शौकत, शव पर हार दुशाला तो क्या, शव पर हार दुशाला तो क्या, और ले डूबी कश्ती जब हमको, ले डूबी, ले डूबी कश्ती जब हमको, अब जो मिला किनारा तो क्या, अब जो मिला किनारा तो क्या, काला भूरा गोरा तो क्या, रंग बदन का उजला तो क्या, रंग बदन का उजला तो क्या, उजला क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। देखिए, आपके लिए संदेश आया है। राजीव अग्रवाल जी लिखते हैं, आज तो आपके शेर सुनकर हम भी शेर जैसे बन गए हैं। थोड़ी देर के लिए शेर बन गए हैं। सभी और का सभी का बहुत बहुत हमारे साथ धन्यवाद। मंजरी श्रीवास्तव लज्जा जी जुड़ी हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, बहुत सुंदर शेर सर। और वो अब शताब्दी का क्या वाकया था, वो ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। हाँ नहीं, शताब्दी का जो ये जो नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, तो सीपीआरओ थे उस वक्त, कौन मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि इसमें हमने आवाज चलानी है,
शताब्दी एक्सप्रेस, लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में, और ज्यादा समय का नहीं है, 15-20 सेकंड का है। तो ये करने के बाद फिर हमने पंजाब की एक ट्रेन थी, वो भी शताब्दी थी, उसका करा था। उसका तो मुझे याद नहीं है क्या करा था, लेकिन ये जो नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस थी, इसकी रिकॉर्डिंग हमने करी थी। शुरू में उस तरह से था वो इसका कि 12,004 नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में सभी यात्रियों का हार्दिक स्वागत है। मार्ग में ये रेलगाड़ी गाजियाबाद, अलीगढ़, इटावा और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। यात्रियों से निवेदन है कि वे चाय कॉफी के कप डस्टबिन में ही डालें। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए दूरभाष 1930 पर संपर्क करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। वाह सर, आज तो आनंद की पराकाष्ठा हो गई हमारी। आपकी आवाज सुनकर हम इतने भाव विभोर हैं, आह्लादित हैं कि हमारे पास शायद शब्द कम पड़ रहे हैं कि हम आपकी क्या प्रशंसा करें। और मंजरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। जी सर, चलते चलते क्या कहेंगे? यही है कि सब प्रतिभा तो देखिए भगवान देता ही है, लेकिन उसे निखारना आदमी को खुद ही मेहनत से निखारनी चाहिए। और उसके लिए उस्ताद शायरों पे जाना हो तो बेशक जाना चाहिए, अंदाज अपना एक अलग बनाना चाहिए। हालांकि मैं शुरू में अमीन सयानी साहब की कॉपी करता था, तो जब मेरी बॉम्बे पोस्टिंग हुई तो लोगों से मिला, एक दो प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम भी करे, तो फिर यही आया कि आप अपनी जो ओरिजिनलिटी है, आपकी जो आवाज की मौलिकता है, उसे ही निखारिए, उसको पॉलिश कीजिए। और उस, क्योंकि कॉपी आप लंबे समय तक नहीं कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता। कितनी देर की कॉपी करेगा कोई? ज्यादा 3 मिनट की, 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, फिर अपनी आवाज में आएगा। तो वो जो अपनी आवाज है, उसी को ही आप पॉलिश करें, उसी को ही निखारें, और खूब रियाज भी करें, खूब प्रैक्टिस करें, रिकॉर्ड करें, उसे सुने। और तो भगवान तो सबका है, भगवान कोई हमसे दूर थोड़ी ना है, वो धड़कने चला रहा है, हमारी इतना नजदीक है। तो ये थोड़ी ना कि मंदिर में भगवान है और वो मस्जिद में खुदा है, या गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब है ना, वो ईश्वर एक ही है। हमें हमारी नसनाड़ियों को स्पंदन देता है वो परमात्मा क्या है, तो सब हर जगह है, वो हर जगह सहायता करता है। मृत्यु में भी आदमी के, मृत्यु भी वरदान है आदमी का, जन्म तो है ही, मृत्यु भी है, क्योंकि अगला शरीर हमको मिलता है मृत्यु के बाद। और जीवन में सद्गुरु होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, क्योंकि जीवन का ध्येय तो परमात्मा प्राप्ति है। ये तो सिर्फ जीवन यापन के साधन है। पैसा कमा लिया, किसी ने बिजनेस में कमा लिया, किसी ने आवाज से कमा लिया, किसी ने गायन से कमा लिया, लेकिन मेन तो ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वर प्राप्ति का मतलब है आत्मज्ञान, आत्मा की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति ये नहीं है कि राम जी धनुष लेके आएंगे, या राम जी कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए आएंगे ना। तो अब हमारे अंदर है, उसका आनंद स्वरूप है ब्रह्म, तो आपको आनंद आएगा जब उसके ध्यान में उसके होके बैठेंगे तो परमात्मा। बस ये मेरी अपनी थिंकिंग है, आप क्या सोचते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस तरह से भगवान का नाम लें, आप ये वहां ना जाएं, मंदिर ना जाएं ना। जो जो जितने साधन है सब परमात्मा के दिए हुए ही है। जो अच्छा लगे आपको, भक्ति मार्ग है उस तरफ चले जाएं, ज्ञान मार्ग है उस तरफ चले जाएं, लेकिन जीवन का ध्येय तो ईश्वर प्राप्ति है, आत्मज्ञान है। बाकी जो आपका साधन है वो तो करते रहें, बच्चों को पालें, सब कुछ करें, घर परिवार चलाएं। ऐसा नहीं है कि घर छोड़ के चले जाएं, उन्हें ईश्वर मिलेगा। नहीं तो राजा जनक को कैसे मिलते? राजा जनक ने तो राजपाट किया और ईश्वर प्राप्ति हुई राजा जनक को। कृष्ण भगवान ने शादियां भी करी और भगवान थे कृष्ण भगवान। ऐसी बात, घर बार छोड़ने से नहीं, जहां भी आप हैं, जिस भी फील्ड में, उसे ईमानदारी से करें, लेकिन बेईमानी से नहीं। बेईमानी से तो फिर आप जब करेंगे तो फिर आपकी आत्मा ही संतुष्ट नहीं होगी, फिर ईश्वर को क्या पाएंगे। मेरा तो इतना ही कहना है, जितना मेरा ज्ञान है ये मैंने आपको बोला है। बहुत सुंदर संदेश सर। और हमारे साथ आप जुड़े, रजनी गुप्ता जी हमारे साथ अभी अभी जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ। बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। आप सबको एक विशेष सूचना हमें देना है। हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट के बैनर तले एक खास आयोजन हो रहा है शुक्रवार को 8 बजे। और ये हमारे किरदार जिंदगी के खास किरदार पहले भी आए थे 6 तारीख को, यानी कि दयाशंकर शास्त्री जी की मैं बात कर रही हूँ, और वो बहुत बड़े ज्योतिष हैं। आपके भी अगर कुछ सवाल होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और सीधा संपर्क हम उनके साथ करेंगे। 1 घंटे का वो हमारा कार्यक्रम होगा, आप सब जरूर जुड़ें। और सुरेंद्र शर्मा जी से हम बातचीत कर रहे थे, आवाज की, महिलाओं को कहते हैं आवाज की मलिका,
लेकिन आप आवाज के राजा हैं और हम बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं हमसे जुड़ने के लिए। और इतनी बातचीत आपने की, और पहले हम सोच रहे थे कि थोड़ा कम करेंगे प्रोग्राम, लेकिन पूरा 1 घंटा हो गया, पता नहीं चला सर। तो मैं पूरी जी जी। टीम की ओर से आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का बहुत बहुत आभार, और आपका वैभव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किरदार जिंदगी का मैं अगले प्रोग्राम में जरूर हाजिर होऊंगा, और मेरे सवाल भी हैं, ज्योतिष में मुझे रुचि भी सर है। चलते चलते मैं चाहती हूँ कि आप अपने अंदाज में हिंदी साहित्य संस्थान के बारे में कुछ कहें, फिर हम इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। जन जन की भाषा, हिंदी साहित्य संस्थान, इससे जुड़े रहिए और आप हिंदी के प्यारे हो जाएंगे बहनों भाइयों। जी हाँ, हिंदी साहित्य संस्थान को चलाती हैं कि इनका कार्यक्रम है किरदारे जिंदगी, एक बार उससे जुड़िएगा तो आप बहुत पसंद करेंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आपको इस प्रोग्राम के लिए। क्या शुक्रिया। बात है, बहुत सुंदर सर, आपने दिन बना दिया, और मैं बहुत पूरी टीम की ओर से शुक्रिया अदा करती हूँ। अगली बार तमाम नमस्कार नमस्कार। दर्शक श्रोताओं का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और इस कार्यक्रम को आप सब ने 4 चांद लगाए हैं। आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए सर्वोपरि है हमेशा। हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, और अब ये ट्रस्ट हो चुका है, और हमारा पेज है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली। तो आप सब सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें, ताकि नए नए कार्यक्रम जो हम लेकर आते हैं आप सब आनंद उठा पाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार, और सर आपका विशेष आभार। आपकी आवाज इसी नमस्कार। तरह बुलंदी को प्राप्त करे और हम सब लाभान्वित होते रहें। बहुत बहुत अभिनंदन सर, बहुत आभार आपका। शुक्रिया अगली शुक्रिया। बार फिर किसी नए किरदार के साथ बुधवार को हाजिर होंगी, लेकिन शुक्रवार को रात 8 बजे जरूर मिलिए एक खास पेशकश में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय नमस्कार। भारत, शुभ रात्रि।